आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। The problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. मैं आपके समक्ष विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की नीति हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज़ को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज़ दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं जानता हूं कि ये निर्णय आया है एक 2009 की बेरोज़गारी, कीमतों की बढ़ोतरी के दौरान कहे हुए कुछ शब्दों की स्पीच दौरान। आज 2019 कोलार में, 2019 कोलार में। अब इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूं। मैं कहने से पहले ये आपको बता दूं कि ये करीब 170 पन्ने का है, गुजराती में है। मैं गलती नहीं करना चाहता, स्पष्टता और एक्यूरेसी के विषय में पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको, और अगर इसमें कुछ संशोधन होगा तो आपको कल परसों और बात करेंगे। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज़ के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते। एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोज़गारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में,
तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का। और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्या संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहाँ तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग ज़रूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। The designed project of Narendra Modi-led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi.
the ministers of Modi government several times when a false allegation against Rahul Gandhi inside the House, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu. Four corner they are cornering with conspiracy. Once they sent. देखिए, मैं लंबे अरसे से कह रहा हूं, ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहां जाएंगे? डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहां जाएंगे? और वो ही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में, पूरे देश के अंदर मैसेज गया महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा मुक्त भारत का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की राजनीति हो, और गरीब अमीर के बीच में खाली बढ़ती जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। चारों मुद्दे जो है उसको लेकर राहुल गांधी चले थे और पूरे देश की जनता ने साथ दिया उनका। तब से ही सरकार घबराई हुई है। कोई कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए। इसीलिए कोई मांग कर लो भले विपक्ष, वो परवाह नहीं करते थे। राहुल गांधी के ऊपर जो आदमी देशभक्त है, जिसके पूरे खानदान ने आजादी जंग में हिस्सा लिया हो, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया हो, जिसके पास खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं हो, वो व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की बातें की गई है, जिस देशभक्ति का उदाहरण इन्होंने दिया है, जेलों में बंद रह करके इनके परिवार के लोगों ने, जिस प्रकार की दादी की हत्या हुई है और देश एक रहा, अखंड रहा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, जिसके पिता की हत्या हुई है कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया उपमहाद्वीप के अंदर, उस व्यक्तित्व के धनी राहुल गांधी, जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि किस प्रकार वो देशवासियों के लिए, देश के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, कोई ज्यादा गरीब हो, उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कोई सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। इंदिरा जी को भी इन्होंने जो है उस वक्त में तंग किया था, पार्लियामेंट निष्कासित कर दिया था, उसके नतीजे भुगत लिए, आंधी चली इंदिरा गांधी की और पार्लियामेंट में भारी बहुमत से वो कामयाब रही, प्राइम मिनिस्टर बनी वापस। अब मैं कह सकता हूं जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने
2 चुनाव जीत लिए, पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है। एक हद, एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। इंदिरा जी जैसे महान नेता हार गए चुनाव, वाजपेयी जी चुनाव हार गए, तो मोदी जी को चाहिए कि वो अपने सलाहकारों में चक्कर में नहीं आए, कुछ सोचे हो क्या रहा है देश के अंदर, क्या हो रहा है। और मोदी जी के बारे में क्या लोग सोचते होंगे, वो अपना वो ओबीसी का एक नेता कहते हैं मान लो, और ओबीसी को लेकर आज उनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ में अपनी धारणा रखता है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। राहुल गांधी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सब के लिए जान लगाने वाला आदमी है, और मोदी जी खुद ओबीसी के हैं। तो ओबीसी वालों को जितने देश के अंदर है, उनको लगता है हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर है, तो अगर ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर, इसको लेके क्या सोची होगी ओबीसी इनके बारे में? क्या इनका मान बढ़ रहा है क्या इससे? क्या मोदी जी का मान सम्मान बढ़ेगा? क्या आप राहुल गांधी को इनकी पार्टी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए हाउस के अंदर? इनकी पार्टी वालों ने सोशल मीडिया को चला करके क्या क्या नहीं उनके बारे में बातें कही गई, और अब घबरा करके आप भारत जोड़ो यात्रा से और जिस प्रकार के फैसले आए हैं, ऐसे अभी कल फैसला आया है डिफेमेशन केस का। अरे भाई, लोअर कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी। इतने बड़े नेता की, जिसका एक मैसेज है, जिसका एक ऑरा है देश के अंदर, जिसकी फॉलोइंग है देश के अंदर, उसको आपने इस प्रकार से मेंबरशिप से निष्कासित किया है एक प्रकार से, तो लोग बख्शने वाले नहीं, मेरा मानना है।